अकबर के 3 सवाल, बीरबल के 3 करिश्माई जवाब। दरबार की घंटियों का मुलायम गुंजन अभी अभी थमा था और आगरा के लाल पत्थर की दीवारों पर दोपहर की घनी धूप सुनहरी रेखाएं खींच चुकी थी। सारा नगर तीव्र गर्मी के बावजूद एक अजीब सा सन्नाटा लिए बैठा था, मानो आज कुछ असामान्य घटने वाला हो। महल की बड़ी घड़ी ने 12 की टिक टैक के साथ जैसे हवा में एक प्रश्न फेंक दिया हो और सबकी निगाहें उसी हवा में फंस गई हों। अकबर, जिनका चेहरा आज किसी विचार की गहराई में डूबा नजर आ रहा था, सिंहासन पर आधी मुद्रा में बैठे थे। रजवाड़े का शान और पिता की अनुभवी कठोरता उनके हर अंगुली के इशारे में थी, पर आज उनकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। जिज्ञासा की, वो जिज्ञासा जो केवल सच्चे शासक को गर्व से चूमती है। दरबार के बीचों बीच खड़े बीरबल, उनकी सधी मुस्कान, तेज बुद्धि और आंखों में छिपी नाविक जैसी चाल सभी की निगाहों का केंद्र बने हुए थे। अकबर का मन अचानक 3 ऐसे सवालों की ओर मुड़ गया जिनके पीछे वे खुद भी किसी परीक्षा की चाह भरे थे। वे सिर्फ सवाल पूछना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि दरबार की हवा में किसी ऐसी बात की गूंज उठे जिससे लोग ना सिर्फ सोचें बल्कि अपनी हंसी, अपनी बुद्धि और अपने विचारों की कसौटी पर उंगलियां फेरें। अकबर ने शांत स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे आगे 3 सवाल रखता हूं। हर सवाल का उत्तर तुम्हें अनोखे ढंग से देना होगा, ऐसा उत्तर जो दरबार के लोगों के आंखों में चमक लाए और तुम खुद भी हंस पड़ो। पर ध्यान रहे, उत्तर केवल चतुराई नहीं हो, उनमें दया, न्याय और कुछ करिश्माई होना चाहिए। बीरबल ने अपनी टोपी ठीक की, एक लंबी सांस ली और बोले, जहां पनाह, आपका हर सवाल मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, पर आपके शब्दों में जो करिश्माई मांग है मैं उसे भी पूरा करूंगा। कहिए, पहला सवाल क्या है? अकबर ने मुस्कुराकर पहला प्रश्न रखा। बताओ बीरबल, एक राजा के लिए सबसे कठिन निर्णय कौन सा होता है? दरबार में खामोशी छा गई। सिपाहियों के तलवारों की खड़कन भी जैसे दबसी गई। बीरबल ने आंखें बंद की, फिर वे धीरे धीरे दरबार की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, सबसे कठिन निर्णय वो है जो राजा के दिल से उतरकर जनता के दिल तक पहुंचे, पर उसे अपना दिल पहचान भी न पाए। अकबर ने अपनी भौहें खींची, पर उनके माथे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक रोमांचक मुस्कान थी। विस्तार से बताओ, उन्होंने कहा। बीरबल ने जवाब दिया और साथ ही एक छोटी सी कहानी सुनाने लगे। ऐसी कहानी जिसमें सच्चाई की मिठास और करिश्माई मोड़ दोनों भरे थे। एक बार की बात है, उन्होंने शुरू किया। एक छोटे से गांव में एक पटवारी रहता था, नाम था हरबंस। हरबंस अपने काम में निपुण था, पर उसका दिल इतना साफ था कि गांव के लोग उसे दिल का पटवारी कहने लगे। एक दिन गांव में पानी की किल्लत हो गई और गांव के 2 बड़े परिवारों के बीच पानी पर झगड़ा खड़ा हो गया। पारंपरिक तरीके से निर्णय कराना मुश्किल था, दोनों पक्षों की दलीलें बराबर थी। उस दिन राजा का प्रतिनिधि गांव आया और उसने कहा कि फैसला राज के हिसाब से होगा। पर क्या आप सोच सकते हैं कि राजा का फैसला क्या होगा? राजा ने कहा कि जहां पानी की सबसे अधिक जरूरत होगी वहां पाइप बिछा दिया जाएगा। पर किसकी जरूरत अधिक है, ये कैसे तय करेंगे? लोगों ने कहा, बच्चों की संख्या, बुजुर्गों की संख्या, जमींदारों की जरूरत, हर दलील अलग थी। बीरबल ने दरबार की ओर देखा, जहां सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। तभी हरबंस आगे आया। उसने कहा, राजा के आदेश का पालन हम एक खेल से करेंगे। हम 3 पत्तियां लाएंगे, लाल, हरा और काला। जो भी पत्ती सबसे ऊपर होगी उसी परिवार को पानी दिया जाएगा। सबने सोचा, ये नासमझी है, लेकिन क्या किया जा सकता था? पर हरबंस ने पत्तियों के नीचे छोटे छोटे पैमाने लिख दिए। बच्चों के नाम, बुजुर्गों की हेल्थ, फसल की जरूरतें। जब पत्तियां निकाली गई तो नतीजा ये निकला कि पानी उन लोगों को गया जिनको असल में जरूरत थी। पर हंसी की बात यह थी कि किसी को भी एहसास नहीं हुआ
कि ये एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि हरबंस ने सबको बताया कि ये राजा का नियम है और यही जहांपनाह सबसे कठिन निर्णय होता है। जब राजा का निर्णय राजा के नाम पर लिया जाता है पर असल में जनता का हित होता है। अकबर की आंखों में संतोष की झलक आई। वे उठे, अपने हाथ से तलवार की जंजीर को संवारते हुए बोले, तुमने सुंदर कहा बीरबल, पर अब सुनो मेरा दूसरा सवाल। अगर तुम्हें यह बताना पड़े कि किसी आदमी की असल पहचान उसके काम से है या उसके शब्दों से, तो तुम क्या कहोगे? यह सवाल साधारण दिखता था पर हर शब्द में परखा गया भाव था। कभी कभी साम्राज्य की बुनियाद सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से नहीं संभलती, बल्कि उन लोगों से संभलती है जो कंधों पर बोझ उठाते हैं। बीरबल ने पल भर सोचा और फिर एक मुस्कुराहट के साथ बोले, जहांपनाह, आदमी की असल पहचान उसके काम के पीछे खड़े कारणों से है, पर हमें उसे तभी जानना चाहिए जब वो काम अपनी कीमत चुका चुका हो। अकबर ने एक बार फिर कहा, विस्तार चाहिए। बीरबल ने थोड़ी एकाकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी आवाज गूंज उठी जैसे किसी नुक्कड़ पर सच्चाई का संदेश फैल रहा हो। मैं आपको 3 लोगों की कहानी सुनाता हूं। पहला था अमजद, जो दरबार का एक छोटा सा सेवक था। वो हमेशा देर से आता पर काम समय पर पूरा कर देता। दूसरा था सलीम, एक सलाहकार। वो हमेशा नए नए विचार लाता पर कभी किसी काम को अंजाम नहीं देता। तीसरा था काशिफ, जो बंद दरवाजों के पीछे लोगों की मदद करता पर नाम नहीं चाहता। एक दिन महल में चोरी हो गई। अकड़ कर कहूंगा तो जनता को लगता कि सलाहकार की बातें बड़ी होती है, पर सच ये है कि सबसे बड़ी मदद उस नेकंजर हाथ ने दी जो अलमारी के पास छिपा हुआ था। अमजद ने चोरी पकड़ी, काशिफ ने रात भर जांच की और सलीम ने उसी चिन्ह को समझा जिससे चोरी का पर्दाफाश संभव हुआ। पर क्या आप जानना चाहेंगे कि इन तीनों की असल पहचान क्या थी? अमजद की पहचान काम का, वो मेहनती था और समय पर काम करता था। सलीम की पहचान विचार की, वो योजना देता था पर बिना अमल के योजनाएं बस कागज है। काशिफ की पहचान भाव की, वो अनाम मदद कर गया। और इसीलिए जहांपनाह, जब आप किसी की असल पहचान पूछते हैं तो जवाब काम, शब्द और कारण तीनों के बीच एक मुलाकात है। अकबर ने एक बार फिर संतोष का इशारा करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब आखिरी सवाल बताओ। उस समय का जब शासक को अपना सबसे कठिन विकल्प चुनना पड़े, क्या वो अपने दोस्त को बचाएं या न्याय की वेदी पर चढ़ाएं? दरबार में कुछ ठंडी हवा सी चली, क्योंकि ये सवाल सीधे राजा की आत्मा पर वार कर गया था। अकबर के होठों पर कोई कटुता नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा और कठिनाई का मिश्रण। बीरबल ने कुछ देर का मौन रखा, फिर उनकी आवाज में एक अलग गंभीरता आई। जहांपनाह, उन्होंने कहा, यह सवाल केवल न्याय और दोस्ती का नहीं है। यह सवाल उस पल का है जब राजा को अपनी खुद की पहचान और अपने लोगों की जरूरतों के बीच एक पुल बनाना पड़ता है। बीरबल ने फिर एक कहानी सुनाई, पर इस बार कहानी में करिश्माई मोड़ ऐसा था कि सुनने वाले के सीने में गर्म हवा बह निकली। एक राजा था, नाम था अजीज। वो अपने दोस्तों से बेहद जुड़ा हुआ था। एक दिन उसके सबसे कट्टर दोस्त ने राज्य के सोने की चोरी कर ली। ये चोरी छोटी नहीं थी, ये राज्य की विरासत थी। जब मामला दरबार में आया तो सबने कहा, ये दोस्त ही है और दोस्त की गलती का नुकसान केवल दोस्त को ही भुगतना चाहिए। पर दूसरी ओर जनता बोली, ये हमारी विरासत है और ये कोई मामूली चूक नहीं। राजा रात भर नहीं सोया। वो अपने दोस्त की आंखों में देखता और खुद से पूछता, क्या दोस्त मेरी कमजोरी है या मेरी ताकत? फिर उसने एक निर्णय लिया। वो अपने दोस्त को न्याय के हवाले कर देगा, पर एक शर्त पर। दोस्त को वो मौका दिया जाएगा कि वो चोरी का पूरा हिसाब दे दे और जो भी धन वापस होगा वो समाज के कल्याण में लगाया जाएगा। दोस्त ने शुरुआत में गुस्से में कहा, तुमने मेरे जज्बात का श्यों ऐसा किया? पर जब उसने देखा कि जिससे उसका सामना हुआ वो केवल न्याय ही नहीं बल्कि दयालुता भी है, उसने सारी संपत्ति वापस कर दी और अपना जीवन समाज के काम में लगा दिया।
और वही जहांपनाह, ये वो करिश्मा था कि राजा ने दोस्ती और न्याय के बीच एक सेतु बनाया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे तीनों जवाब मेरे दिल को छू गए, पर अब मैं एक और परीक्षा चाहता हूं। तुम तीनों करिश्माई जवाबों के साथ एक ऐसा खेल भी दिखाओ जो मेरी प्रजा के लिए सीख हो और जिसके बारे में कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाए। बीरबल ने एक नाटकीय मुस्कान दी। जहांपनाह, जो आप मांग रहे हैं वो मैं कर सकता हूं, पर यह खेल अपनी जड़ों में सरल और अपने परिणामों में गहरा होगा। मैं आज ही एक मेला आयोजित करूंगा जिसमें 3 चैलेंज होंगे। हर चैलेंज एक सवाल की तरह होगा और हर एक का उत्तर जनता खुद देगी, पर इसका सार यही होगा कि जितना विचार देंगे उतना ही न्याय मिलेगा। अकबर ने यह सुनकर स्वीकृति में सिर हिलाया और दरबार के सारे लोग, सिपाही, मंत्री, धूललगे, व्यापारी और रसोई की भट्टी पर काम करने वाली महिलाएं, सबने उत्साह से इसकी तैयारी में हाथ बटाया। तीनों चैलेंजों का पहला दिन आया तो आगरा का पूरा इलाका रंग बिरंगी पतंगों, मिठाइयों की खुशबू और लकड़ी की घंटियों की आवाज से गूंज उठा। बीरबल ने कहा कि पहला चैलेंज होगा दृश्य निर्णय। यहां प्रतिभागियों को देखकर यह तय करना था कि किस घर को सबसे पहले पानी की आपूर्ति दी जाए। सबने खुद ब खुद ही अपने अपने तर्क पेश किए। कोई बड़ा घर, कोई बुजुर्गों वाला, कोई मजदूरों वाला, हर किसी की दलील वाजिब थी। पर बीरबल ने एक सूखी सी टोपी निकाली और उसमें गांव के सारे घरों के छोटे छोटे नाम लिखे पत्तों का एक गुच्छा रख दिया। फिर उन्होंने कहा, अब हर घर का एक एक निवासी यहां आए और बताएगा कि उसका घर क्यों सबसे ज्यादा पानी डिजर्व करता है। पर साथ में हर निवासी को एक वस्तु लानी होगी, कोई गीत, कोई कविता, कोई छोटा सा नज्म जो बताए कि उसका घर सिर्फ जरूरत का नाम नहीं बल्कि उसका जीवन है। दरबार के लोग चकित हुए, पर जब पहला व्यक्ति आया तो उसने पुराने गीत के साथ पानी की सीपियां गाई और उसने अपनी पोरी, बच्चे के रैशिया दिखाई। उसके शब्दों में दर्द और आशा दोनों थे। धीरे धीरे सबने अपनी दलीलें भावनाओं से जोड़ दी और आखिर में जो निर्णय लिया गया वो नियमों की कड़ाई से भी ऊपर उठकर मानवता की जीत बन गया। बीरबल ने कहा, देखा जहांपनाह, अगर निर्णयों में इंसानियत भी जुड़ जाए तो नियमों का दुख भी कम हो जाता है। दूसरे चैलेंज में बीरबल ने 3 कपड़े रखे, सादा, चमकीला और आधाफ्टा। उन्होंने कहा कि हर किसी को एक कपड़ा चुनना है और उस कपड़े से जुड़ी कहानी बतानी है, पर वहां की शर्त यह थी कि काम और शब्दों की पहचान उस कहानी में साफ झलके। कोई किसान ने सादे कपड़े को चुना और अपनी मेहनत की दास्तान सुनाई। एक व्यापारी ने चमकीले कपड़े को चुना और अपनी छलकपट भरी चालों का इजहार किया, पर अंत में उसने कबूल किया कि चमक अंदर का खालीपन छिपाने के लिए है। एक अनाम महिला ने आधाफ्टा कपड़ा चुना और बताया कि कैसे वह रातों रातों बच्चों के लिए बिन देखे ही कंबल बनाती है। उसकी पहचान काम के कारण थी, पर शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका काम खुद उसकी भाषा थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहचान काम से भी बनती है और शब्दों से भी, पर असलियत तो उस भावना की है जो काम को चलाती है। तीसरे और अंतिम चैलेंज ने शायद सबसे बड़ा असर छोड़ा। यह था दोस्ती बनाम न्याय का खेल। बीरबल ने कहा कि वे एक नकली चोर तैयार करेंगे जो पहले एक गरीब घर से कुछ अनिवार्य सामान लेगा और फिर एक अमीर घर से वही सामान लेगा। जनता को तय करना था कि चोर को सजा दी जाए या उसे समझाया जाए। इस खेल में हर किसी ने उस पल को महसूस किया, कभी रोने का, कभी हंसने का, कभी सोचने का। अंत में जनता ने फैसला किया कि चोर, यदि वो गरीब के पास जाए और केवल जीविका के लिए चोरी करे तो उसे गांव की सहायता और रोजगार दिया जाएगा, पर यदि वही काम लालच के लिए किया गया हो तो सख्त इशारा होगा। इस फैसले ने सबको सोचा दिया, क्योंकि न्याय सिर्फ शास्त्रों की नकल नहीं है, वो परिस्थिति को समझकर निर्णय लेने की कला है। मेले के बाद कई हफ्ते गुजर गए और बीरबल के 3 चैलेंजों की कहानियां
हर गली नुक्कड़ पर सुनाई जाने लगी। लोग अपने अपने छोटे छोटे हालात में उन सवालों का सामना करने लगे, और जब कोई विवाद उठता तो बीरबल के तरीकों को अपनाकर उसका हल निकाला जाता। अकबर ने देखा कि सिर्फ बुद्धि नहीं, दिल की भी जरूरत इतनी ही है, और राजा के आदेश में जब दया का तड़का जोड़ दिया गया तो जनता का विश्वास फिर वापस आने लगा। पर सभी कहानियों में एक ऐसा मोड़ आता है जहां नायक की परीक्षा होती है। उसी समय अकबर के दरबार में एक असली परीक्षा आई। एक दिन दरबार में एक युवक आया, नाम था आदिल। उसका चेहरा थका हुआ पर आंखों में आग थी। उसने कहा कि उसे 3 दिन पहले दरबार के खजाने में से कुछ पैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और सजा के तौर पर उसे फांसी का डर दिखाया गया। पर उसने दावा किया कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि उसने वो पैसे वही छिपाए थे ताकि किसी बड़े अपराध को उजागर किया जा सके। अकबर ने कहा कि यह मामला न्यायिक होगा, पर बीरबल ने सुझाव दिया कि आदिल को मौका दिया जाए कि वो बाद में सबूत पेश करे और सुराग ढूंढे। पर सबूत कहाँ थे? अद्भुत बात यह थी कि आदिल के पास एक पुरानी पर्ची थी जिसमें 3 पंक्तियां थी, और हर पंक्ति किसी न किसी तरह बीरबल के चैलेंजों से जुड़ी हुई थी। बीरबल ने उसे पढ़ा। पहली पंक्ति थी, सबसे कठिन निर्णय वो है जो तुम अपने नाम पर नहीं पर दूसरों के लिए लेते हो। दूसरी पंक्ति, पहचान वो नहीं जो दिखती है, पहचान वो है जो काम करती है। तीसरी पंक्ति, दोस्ती और न्याय का सेतु वही बना सकता है जो सच्चाई से डरे नहीं। बीरबल ने उस पर्ची को देखते ही समझ लिया कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि दरबार के भीतर एक साजिश का भी था, जो कुछ लोगों की नींद छीनने के लिए रची गई थी। बीसलों की तरह से जांच होने लगी। सबको बुलाया गया, कागजों की तह पलटी गई, और दरबार की दीवारें उन बातों से गूंजी जिनका कोई सुराग नहीं था। अद्भुत मोड़ तब आया जब बीरबल ने चुपचाप एक योजना बनाई। वो खुद एक सशक्त जाल बिछाने लगे जिसमें दोषियों के अपने ही बोल उन्हें फंसा देंगे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा कि वे कुछ नकली करेंसी चोरी कराएं और देखेंगे कि कौन सी आवाजें कैसे हिलेंगी। जैसे ही जाल बिछा, सच उभर कर आया। कई लोग जिनकी शक्लें साफ दिखती थी, उनके पीछे साए काले निकले। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि आदिल ने सच कहा था। वो उन पैसों को छिपाकर रख सकता था, क्योंकि उसने खुद को मालूम था कि जिनके पास न्याय की आवाज नहीं है, वे सिर्फ मुखौटा पहनकर खेल खेलते हैं। अकबर बुरा तो हुआ, पर वे शांत रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि सजा केवल हाथों की नहीं, बल्कि समाज की भावना की भी होनी चाहिए। उन्होंने फैसला सुनाया, जो भी दोषी पाया गया उसे न केवल दंड मिलेगा, बल्कि उसे जनता के सामने अपनी हर गलती कबूल करनी होगी, और जो भी धन वापस मिलेगा वो सबके लिए कल्याणकारी योजनाओं में लगाए जाएंगे। इससे क्या हुआ? दरबार में झूठ की इमारतें एक एक करके गिरने लगी, और वही लोग जिन्होंने चेहरे के पीछे छुपकर नकाब पहना था, अब धीरे धीरे अपनी आत्माओं का सामना करने लगे। आदिल की सच्चाई ने दरबार की हवा बदल दी, और बीरबल की बुद्धि ने फिर एक बार साबित कर दिया कि बुद्धि और दया मिलकर समाज की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। समय ने अपनी गति को फिर धीमा कर लिया, लेकिन बीरबल और अकबर की इन कहानियों के प्रभाव से महल के बाहर की दुनिया बदलने लगी। बच्चों ने खेल खेलते हुए न्याय और दोस्ती की बातें सीखी। परिवारों में आपसी विश्वास मजबूत हुआ, और जहां विवाद उठते वहां पहले सोचने की परंपरा आ गई। बीरबल की 3 करिश्माई जवाबों ने केवल अकबर की जिज्ञासा शांत नहीं की, उन्होंने दरबार को, नगर को और अंततः उस साम्राज्य को भी एक नई दिशा दी, जहां बुद्धि के साथ साथ करुणा भी शासक की तलवार थी। कई साल बाद जब अकबर वृद्ध हो रहे थे और साम्राज्य की आवाज में नरमी आ रही थी, तब भी लोग उन दिनों की कहानियां सुनाया करते थे। वो मेले, वो 3 चैलेंज, और वो मामला जिसमें एक अनाथ लड़के की सच्चाई ने दरबार की चमकीली परतों को छीनकर नई उम्मीद दी। बीरबल हर बार एक शरारती मुस्कान के साथ कहता, जहां पनाह, असल करिश्मा कभी जादू में नहीं होता, वो तो उस समझ में है जो हम न्याय,
दया और बुद्धि को एक साथ बांध दे। अकबर ने एक दिन बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी बातों में वो करिश्मा है बीरबल, जो लोगों को न सिर्फ सोचने पर मजबूर करे बल्कि बदलने पर भी। पर याद रखो, ये करिश्मा स्थायी तभी रहेगा जब हर शासक और हर नागरिक इसे अपनाएगा। बीरबल ने हल्की हंसी में कहा, जहां पनाह, करिश्मा तो तब सचमुच करिश्मा बनता है जब उसे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में लागू किया जाता है, क्योंकि कोई भी बड़ा परिवर्तन तभी संभव है जब छोटे छोटे कदम एक साथ मिले। और यूं अकबर के 3 सवालों के 3 करिश्माई जवाब सिर्फ दरबार की दीवारों तक सीमित नहीं रहे, वो पूरे राज्य में फैल गए और सदियों तक एक मिसाल बनकर रहे। जब भी आगरा के लोग अपनी नन्ही सी सदी में बैठकर कुछ नया सोचते, वे बीरबल और अकबर की वो कहानियां सुनाते, ताकि नई पीढ़ियां जाने कि निर्णय लेना है तो दिल से ले, पहचान समझनी हो तो काम से जाने, और दोस्ती व न्याय के बीच पुल बनाना है तो दया का हाथ बढ़ाएं। और इस तरह एक शासक के 3 सवालों ने एक बुद्धिमान सलाहकार के 3 करिश्माई जवाबों के जरिए न केवल महल की हवा बदली, बल्कि एक पूरे समाज की रीति और सोच को भी नया आकार दिया। ऐसा आकार जो अनगिनत कहानियों में बदलकर हर आगाज पर रोशनी फैलाता रहे। महल की सुबह कुछ अलग थी। आगरा के लाल पत्थरों पर धूप नरमसी पड़ रही थी, पर हवाओं में एक अजीब सा खनक था, जैसे कोई चीज जो दिन भर छिपी रही हो, अभी हवा में फूटकर अपनी गूंज छोड़ने वाली हो। जहां पनाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनकी आंखों में सख्त खामोशी और सोच का मिश्रित रंग था। पर आज दरबार में एक नई सरगोशिया थी। उन सरगोशियों की नाभि थी एक असामान्य लिफाफा, जो अभी अभी दरबार के द्वार पर दाखिल हुआ था। लिफाफे पर कोई मोहर नहीं थी, पर ऊपर से धूल झड़ी हुई थी, ऐसा धूल जैसा जो लंबी यात्रा के निशान छोड़ आता है। दरबार के दरबान ने लिफाफा उठाया और उसे अकबर के आगे रखा। अकबर ने अपने चश्मे सा पहना हुआ ध्यान निकाला और कहा, खोलो। मंत्री, सलाहकार, सिपाही, सबकी निगाहें उस लिफाफे पर टिक गई। लिफाफे के अंदर एक पुस्तक थी, पर यह कोई आम किताब नहीं थी। उसकी बनावट अजीब थी। भूरे रंग का चमड़े जैसा आवरण, किनारों पर जालीदार कढ़ाई और बीच में एक चिन्ह, ऐसा चिन्ह जो न तो शाही प्रतीक था और न किसी मशहूर संप्रदाय का। चिन्ह में एक बारीक सर्प आंधी की तरह लिपटा था और उसके भीतर एक छोटी सी आंख बनी थी, जैसे किसी ने किसी चीज को निहार रखा हो। अकबर ने पुस्तक उठाई। उसकी आवाज गूंजी, बीरबल। बीरबल दरबार में अपनी नियमित जगह पर बैठे थे। उनकी टोपी टेढ़ी, आंखों में नमी सा हंसी और चेहरे पर वही सधे हुए गंभीर भाव। उन्होंने उठकर पुस्तक की ओर देखा और बिना किसी घबराहट के बोले, जहां पनाह, ये पुस्तक किसी अनजाने शिक्षक की तरह दिखती है, जो अपने साथ कुछ कठिन सवाल लाती है। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, खोलो और पढ़कर बताओ, क्या इसमें कुछ राज है? बीरबल ने किताब खोली। पन्ने पुराने थे, पर उनमें जो अक्षर उकेरे गए थे वे न किसी प्रचलित लिपि के थे, न किसी साधारण भाषा के। पन्ने पर गोले बनाकर चित्र थे, तारों की कतारें, एक अंधेरी नदी और बीच बीच में ऐसे संकेत जो मानो किसी गुप्त संवाद की कुंजी हो। पर सबसे अजीब बात थी कि पन्नों के किनारों पर हल्के हल्के लाल धब्बे थे, मानो किसी ने लंबे समय पहले स्याही के साथ कुछ गुदवाया हो और फिर धब्बों से छिपा कर रखा हो। बीरबल ने ध्यान से देखा। उनकी उंगलियां पन्नों के किनारे पर धीरे धीरे चलती रहीं और उनके मुंह से निकला, ये शास्त्र नहीं, ये संकेत है। और संकेतों में अर्थ तब आता है जब उन्हें सही संदर्भ दिया जाए। उन्होंने अध्यापक सा स्वर रखा और अकबर को बताया कि किताब को केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि देखना होगा। कभी कभी अक्षर नहीं, पर पन्नों के बीच के खाली जगहों में ही बातें छिपी होती हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने कहा, यह जादू है। कुछ ने कहा, विदेशियों की चाल है। पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने किताब के बहरों को खंगाला, पन्नों को उल्टा पलटा और फिर अचानक अपनी टोपी निकालकर बोले,
जहां पनाह, ये पुस्तक हमारे लिए परीक्षा लेकर आई है, ये जानने का बहाना कि हम कितने चौकस हैं, कितने समझदार हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ समय दें, मैं इसे समझ कर ही बताऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, चलो बीरबल, हां, पर ध्यान रहे, यदि इसमें खतरा है तो उसे यही रोकना होगा। बीरबल ने पुस्तक को अपने कमरे में ले जाने की विनती की। महल में खबर फैल गई। रहस्यमयी पुस्तक को लेकर हर कोई जिज्ञासु था। बीरबल के कमरे में, जहां कभी वे किताबों और छोटी छोटी जांचों के लिए बैठते थे, अब वही किताब टेबल पर रखी थी। बीरबल ने पहले तो किताब की हर पंक्ति को ध्यान से नापा, पर फिर एक अजीब बात सामने आई। किताब में कई पन्नों पर हल्की सी खुशबू थी, एक मीठी क्षाय गंध, जो बीरबल को किसी पुरानी सभा की याद दिलाती थी, जहां चाय और धूप का मिश्रण होता था। फिर बीरबल ने देखा कि कुछ पन्नों का क्रम उल्टा था, अर्थात पाठ को उल्टा पढ़ने पर कुछ वाक्य बनते थे। उन्होंने एक एक पन्ना उल्टा करके पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें कुछ शब्द दिखाई देने लगे। न्याय, परछाई, 3, सत्य। पर यह अभी भी अस्पष्ट था। यहां पर एक लहर और छिपी थी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए तो उनकी आंखों में अलग चमक थी। उन्होंने अकबर को बताया, जहां पनाह, ये केवल संकेत नहीं, ये एक संदेश है जिसे सबसे पहले बुद्धि से, फिर सहानुभूति से पढ़ना होगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि यह संदेश किसी साजिश की दिशा में इशारा कर रहा है। अकबर ने कहा, बताओ, क्या तुमने किसी सुराग पर पकड़ बनाई है? बीरबल ने कहा, हां, पर यह सुराग सीधे तौर पर नहीं है, यह हमें लोगों की आंखों में ढूंढना होगा। बीच बीच में दरबार में आए कुछ अनजान लोग, जिनके कपड़े साधारण थे पर उनकी निगाहें तेज थी, और कुछ व्यापारी जो अक्सर अनजाने में राजसी दरबार के किनारे बैठकर कुछ कागजी माल लेकर आते थे। उन सब का संबंध आज बीरबल के रडार पर था। बीरबल ने छोटी छोटी योजनाएं बनाई। उन्होंने एक नकली कथा घोड़ी पर उतारी कि कोई व्यापारी शहर के चारों ओर एक पुरानी ढिकुरिया बेच रहा है, जिनमें बिछी हुई सिक्कों की गंध आ रही है। इन नकली सुरागों से बीरबल ने यह परखना चाहा कि कौन लोग उन बिखरी हुई कहानियों पर ध्यान देते हैं और कौन लोग केवल अपने स्वार्थ की आग में जलते हैं। कुछ दिनों की जांच के बाद बीरबल को एक ठोस सुराग मिला, एक छोटा सा मोहरदार चिन्ह, जिसमें वही सर्प और आग का छोटा निशान था। उसी निशान वाले लोग राजसी सामानों के बीच चुपके से मिलते जुलते पाए गए। बीरबल ने इन लोगों के पीछे चलकर देखा। वे अक्सर रात में पुराने पुस्तकालय के पास इकट्ठा होते थे, जहां पुरानी किताबों के ढेर थे। बीरबल ने स्वादमय चाल चली। उन्होंने दरबार के कुछ भरोसेमंद नौजवानों को उस पुस्तकालय के पास खड़ा कर दिया और खुद एक मुखौटे में रात को वहीं पहुंच गए। रात्रि की ठंडी हवा के बीच पुस्तकालय की खिड़कियां जैसे नींद में सो रही थी, पर उन खिड़कियों के पीछे कुछ सरसराहट थी। दरवाजा धुंधला सा खटका। बीरबल ने देखा कि कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकले और एक छोटी सी बस्ती की ओर बढ़े, जहां एक पुराना कुआं हुआ करता था। वे वहां कुछ गड़बड़ कर रहे थे, खुदाई नहीं, पर कुछ गिरा रहे थे, कुछ पन्ने, कुछ टुकड़े, और फिर वे तुरंत ही गायब हो गए। बीरबल ने पास छिपकर देखा। उनमें से एक ने अपना हाथ पन्नों पर फेरते हुए कहा, यह संदेश बिल्कुल सही मोड़ पर पहुंचा देना, 3 संकेत, और रात का समय सही रहेगा। दूसरे ने उत्तर दिया, ध्यान देना, जब राजा का ध्यान बंटेगा तब यह किताब अपना मिशन पूरा करेगी। वे लोग वहां से चले गए। उनकी आवाजें फीकी हो गई, पर बीरबल ने सारी बातें याद रखी। अगले दिन बीरबल ने अकबर को हाल सुनाया। अकबर के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट नहीं थी, पर विचार की गहरी लकीरें थी। ये लोग कौन हैं? उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये समूह किसी ऐसी योजना का हिस्सा है जो दरबार के भीतर उथल पुथल मचा सकता है, पर उनकी चाल इतनी चालाक है कि वे बुनियादी नियमों से परे जाकर भावनाओं और संकेतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि किताब का असल संदेश क्या है,
क्योंकि संकेतों का मकसद केवल भ्रम फैलाना भी हो सकता है। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि दरबार में एक सार्वजनिक आयोजन किया जाए, एक साहित्यिक सभा जहां विभिन्न तरह की कविताएं और गीत पढ़े जाए। बीरबल को पता था कि जो लोग रहस्यमयी पुस्तक भेजते हैं वे ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में छिपकर अपनी बात फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ों के बीच एक चहलकदमी में कोई संदेश आसानी से खो जाया जा सकता है। अकबर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने बीरबल की शर्त रखी कि सभा में केवल ऐसे लोग बुलाए जाए जिन पर भरोसा किया जा सके। सभा के दिन महल का आंगन रंग बिरंगा था। लोग अपने अपने विचार लेकर आए थे। किसी ने प्रेम गीत सुनाया, किसी ने पुराने युद्धों की कविता और किसी ने अजीब सी पहेलियां। पर अचानक एक मध्याह्न की मुद्रा में एक अनजानी महिला उठी। उसने एक पुरानी सी कविता पढ़ना शुरू किया, जिसे वो अपने पास से निकली हुई किसी पन्नी से पढ़ रही थी। कविता के शब्द साधारण लग रहे थे, पर जब बीरबल ने ध्यान से सुना तो उन्होंने देखा कि उस कविता के हर तीसरे शब्द के पीछे एक अक्षर गायब था। और जब वे अक्षर इकट्ठे किए गए तो एक वाक्य उभर आया, 3 रातें परछाई लौटेगी। और उसके साथ ही कई लोग खामोश हो गए। बीरबल ने आंखें चौड़ी की। ये वही संकेत था जो उन्होंने किताब में देखा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुको, ये कविता कहां से आई? महिला का चेहरा फलसा बदल गया। वो भली भांति जानती थी कि उसकी कविता किसी और के हाथों में पहुंच गई थी। वो बोली, मुझे नहीं मालूम, ये मुझे कल रात किसी ने थमा दी थी। लोग भयभीत होने लगे। अकबर ने खामोशी बनाए रखी, पर उनके होठों पर एक कठोरता आ गई थी। बीरबल ने यह पहचान लिया कि कोई गुप्त संगठन दरबार के भावनात्मक तानों पर खेल रहा है। वे केवल शब्द नहीं भेज रहे थे, वे संकेत, चिन्ह और समय का उपयोग कर रहे थे ताकि दरबार का ध्यान बंटे और कहीं और उनकी साजिश फले। पर बीरबल का असली कौशल यहां निहित था। उन्होंने उन संकेतों को उलझाने का निर्णय लिया, लेकिन खुद संकेतों की भाषा में। उन्होंने दरबार के कवियों और लेखकों को बुलाया और कहा कि वे सब मिलकर एक नई कविता रचें, जिसके हर शब्द में एक छिपा हुआ अर्थ हो और जो उन गुप्त संकेतों को उलट दे। यानी यदि कोई उनकी कविता के 3 शब्दों से किसी संदेश का निर्माण कर सकता है, तो बीरबल उनकी कविता के हर तीसरे शब्द में अलग अक्षर छुपा देंगे। एक ऐसा अक्षर जो गलती पर उंगली उठाएगा। कविताएं लिखते हुए बीरबल ने दरबार के कुछ भरोसेमंद लोगों को उस अनजानी महिला के पास भेजा, ताकि वे जान सकें कि उसे किसने पन्नी दी थी। जांच में पता चला कि वो पन्नी उस पुराने पुस्तकालय के निकट मिलने वाले एक कबाड़ी के पास से आई थी। वही जगह जहां बीरबल ने उन संदिग्धों को देखा था। अब छक्का लग चुका था। पुस्तकालय से जुड़ी एक संलिप्तता सामने थी। रात को जब पुस्तकालय फिर खुला, बीरबल और उनके साथियों ने उसे छापा। पुस्तकालय में पुरानी किताबों के ढेर थे, पर आज वे ढेर किसी गुप्त संदेश के स्रोत बन गए थे। एक अलमारी के पीछे छिपी एक लकड़ी की डिबिया मिली, उसमें और पन्नियां, पर इन पन्नों पर कुछ और था। साधारण शब्दों के बीच कुछ छोटे निशान जो केवल विशेष किरण की रोशनी में दिखाई देते थे। बीरबल ने कहा, यहां पर छिपा हुआ संदेश किसी गुप्त स्याही में लिखा गया है, जो सामान्य रोशनी में नहीं दिखता। उन्होंने अपनी अंगुली से उस स्याही की गंध ली। ये वही मीठी क्षाय गंध थी जो पुस्तक के पन्नों में थी। बीरबल ने तुरंत उपाय निकाला। वे एक छोटे से शीशे में नींबू के रस और एक बूंद मधु मिलाकर प्रकाश की लौ के पास लाए। नींबू की किसी हल्की सी तापन के साथ वो स्याही प्रकट होना शुरू हुआ और पन्नों पर एक क्रूर सच्चाई उभर आई। 3 रातें, 3 संकेत। पहला परछाई, दूसरा वाचा, तीसरा परीक्षा। ये वाक्य ठंडा कर देने वाला था, पर बीरबल ने समझ लिया कि परछाई का मतलब है किसी की छवि या मुखौटा, वाचा का अर्थ है कोई वचन या शपथ, और परीक्षा स्पष्ट था, कोई बड़ी प्रक्रिया जिसे अंजाम देना था। अगली रात बीरबल ने आज्ञा दी कि दरबार की रक्षा बढ़ा दी जाए
और हर महत्वपूर्ण व्यक्ति के चारों ओर विश्वास पात्र खड़े रहे। पर यहां बीरबल की चाल थी। उन्होंने जानबूझकर दरबार में से एक नकली पूर्वी मेल भेजा जिसमें लिखा था कि तीसरे दिन कोई बड़ा भाषण होने वाला है, और पूरे शहर में ये बात फैल गई। ये नाम मात्र का भाषण था, पर बीरबल का मकसद ये था कि जो लोग 3 संकेत भेज रहे हैं वो भाषण के बहाने कुछ बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, और अब वे फंसेंगे क्योंकि सबकी निगाहें खुली होंगी। तीसरे दिन जहांपनाह ने भाषण के बहाने दरबार भरा। बाहर सिपाहियों की पंक्तियां थी, भीतर मंत्रियों की बातें, और ऊपर महल की ऊंचियों पर छिपकर कुछ परछाइयां टहल रही थी। भाषण आरंभ हुआ, पर बीच में अचानक ही प्रकाश की एक तेज झिलमिलाहट हुई और महल के गुम्फे से एक राखी सा धुआं निकला। लोग चौंक गए। धुएं के बीच कुछ पन्ने हवा में उड़े और उन पन्नों पर वही गहरे संकेत उभर आए जो बीरबल ने पुस्तक में देखे थे। भीड़ में हलचल बढ़ी। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये वही पन्ने हैं, पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने आंखों से संकेत दिया और कुछ भरोसेमंद सिपाही उन पन्नों की ओर बढ़े और चारों ओर से लोगों को अलग किया। जांच करने पर पता चला कि पन्ने महज पन्ने नहीं, वे एक संकेत थे ताकि एक ठोस झूठ पैदा हो सके। पन्नों पर लिखा गया संदेश पुलिस को और दरबार को भ्रमित कर दे तथा जनता में असंतोष फैलाए। जो लोग इसे भेज रहे थे उनकी मंशा थी राज्य की प्रतिष्ठा गायब करना। पर बीरबल का सबसे बड़ा कदम अब सामने आया। उन्होंने उन पन्नों को सार्वजनिक कर दिया और उनके साथ जो खुलासा किया वो सबको हिलाकर रख गया। बीरबल ने लोगों को समझाया कि ये पन्ने किसी भी आम आदमी की रचना नहीं। यहां पर गुप्त स्याही, विशेष संकेत और समय का है, और ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो दरबार की सूक्ष्मताओं से वाकिफ हो। उन्होंने धीरे धीरे उस कबाड़ी और पुस्तकालय की कड़ी को जोड़ा और बताया कि उन सब का सरोकार एक छोटे से गिरोह से है जो सत्ता के भीतर घुसकर भ्रम फैलाना चाहता है। अचानक दरबार में सन्नाटा गहराया और अकबर का चेहरा कठोर हो गया। किसे शक है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने छोटी सी मुस्कान में कहा, जहांपनाह, शक नहीं, पुख्ता सबूत चाहिए। और उन सबूतों ने घर कर लिया। पुराने कागज, नकली चिट्ठियां और वो मीठी क्षाय गंध जो किताब में थी। सब मिलने के बाद एक नाम सबका सामने आया, एक शाही सलाहकार जो दिखता तो दयालु था पर अपनी गिरफ्त में कई लोग थे। उसने राजा की प्रतिष्ठा को हथियाने के लिए इस साजिश को रचा था ताकि सत्ता में कुछ और उभर आए। अकबर ने क्रोध में न आते हुए न्यायिक प्रक्रिया आरंभ की, पर बीरबल ने इस बार भी अपने करिश्माई दिमाग का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि दोषी को सार्वजनिक रूप से दंड देने से बेहतर है कि उसे अपने किए का एहसास कराया जाए और वो अपने कर्मों का सामाजिक परिणाम देखे। इसलिए अकबर ने तय किया कि सलाहकार को सार्वजनिक रूप से पेश किया जाए और उसे वही किताब पढ़नी होगी, पर पढ़ने के बाद सामने आना होगा और सबको बताना होगा कि उसने क्यों ऐसा किया। जब सलाहकार आया तो उसकी आंखों में झिझक थी, पर जब उसने देखा कि सबूत सख्त है, उसने आखिरकार कबूल कर लिया। वो सत्ता के खेल में इतने खो चुका था कि उसने मान लिया कि वो बिना किसी हलचल के दरबार की छवि बदल सकता है। पर बीरबल ने उसे कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दोष यह है कि तुमने शब्दों और संकेतों के बीच फर्क नहीं रखा। तुमने लोगों की भावनाएं तोड़ी। सलाहकार ने रोते हुए कहा, मैंने सोचा कि मैं सही कर रहा हूं, पर मैंने समाज की बुनियाद नापी ही नहीं। उसने जो भी किया था उसे वापस लौटा दिया गया। नकदी, पन्ने और जो भी साधन थे सब नगर के लोक कल्याण के लिए निर्धारित किए गए। दरबार में फिर शांति लौटी। उस पुस्तक की असलियत अब सबके सामने थी। ये केवल एक चाल थी, एक दालादलाल का खेल। पर बीरबल का असली विजय उस दिन तब हुई जब उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि संकेत की भाषा को समझना भी एक कला है, पर उससे भी बड़ी कला यह है कि हम उस भाषा को उलटकर न्याय और समझदारी के काम में लगाए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा,
तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि और संवेदना मिलकर किसी भी साजिश को नष्ट कर सकती है। महल के बाहर लोगों ने कहा कि ये उपदेश पुरानी कहानियों जैसा है, पर इस बार वो सिखावन कुछ जिंदा थी। बीरबल ने किताब को उठा लिया और उसे स्वयं आग में नहीं बल्कि महल की पुस्तकशाला में ऐसे स्थान पर रखा जहां लोग उसे पढ़ सकें, पर पढ़ते समय उन्हें बीरबल की तरह सूक्ष्मता से देखना होगा। उन्होंने कहा, किताबें स्वयं में दोषी नहीं होती, लेकिन जो उनका इस्तेमाल मनुष्यों के स्वार्थ के लिए करे वो दोषी है। और उस पुस्तक की रहस्यमयी छाप सदियों तक लोगों की जुबां पर रही, क्योंकि ये सिर्फ किताब की कहानी नहीं थी, ये चेतावनी थी कि संकेतों के दौर में भी विवेक और इंसानियत सबसे मजबूत ढाल है। वक्त के साथ बीरबल और अकबर की इस छोटी सी जांच की कहानियां हर गली में गूंजी। बच्चों द्वारा खेल खेल में वही संकेत बनाए गए, कवियों ने उसी मिठीक्षाए गंध की कविता गढ़ी और बुजुर्गों ने उन दिनों की यादों को कहानी बनाकर सुनाया कि कैसे एक रहस्यमयी पुस्तक ने दरबार को एक परीक्षा दी और किस तरह एक चतुर सलाहकार ने उस परीक्षा को न्याय की जीत में बदल दिया। जनता ने सीखा कि कभी कभी खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आता है, और वह भी तब जब लोग केवल शब्दों की चमक में खो जाएं और वास्तविकता की परछाइयों को न देखें। कई साल बाद जब बीरबल वृद्ध हुए और अकबर सिंहासन की गर्मी कम महसूस करने लगे, तब भी वो किताब दरबार की पुस्तकशाला में सुरक्षित थी। और हर साल एक दिन वे दोनों मिलकर नए आने वाले नौजवानों को उस पुस्तक की कहानी सुनाते। ना तो किताब को दंड की तरह दिखाया जाता और न ही उसे पूजनीय माना गया। वो सिर्फ एक शिक्षक थी जो सिखाती थी कि बुद्धि के साथ सहानुभूति और सतर्कता का मेल कितना जरूरी है। और यही वो संदेश था जो बीरबल ने पहली दफा समझा था कि हर रहस्यमयी चीज में करिश्मा नहीं होता, पर यदि उसे समझदारी से पढ़ा जाए तो वो समाज को बेहतर दिशा दे सकती है। कहानियां कितनी भी बदलें, पर उस दिन की हवा की खुशबू, किताब के पन्नों की कशाय गंध और बीरबल की धीमी हंसी, ये सब आगरा की गलियों में आज भी कानाफूसी की तरह गूंजती है। और जब कोई अनजान लिफाफा फिर कभी दरबार में आता है तो लोग पहले बीरबल की तरह देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है कि हर रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले आंखें नहीं पर दिल और बुद्धि खोलनी पड़ती है। जब बीरबल ने चोर को उसकी हंसी से पकड़ लिया, दरबार की सुबह कुछ अलग तरह की हलचल लिए थी। वो हलचल जो किसी छोटी सी परंतु चुभती हुई घटना के आने का इशारा दे। आग राह के लाल पत्थर की दीवारों पर धूप की सरसराती रेखाएं खेल रही थी और महल का आंगन उस रोज कुछ ज्यादा ही हंसमुख था। बच्चे खिड़कियों से झांक रहे थे, बाजार के ठेले वाले अपनी चीख चीख करिया कर रहे थे और बाजार की भीड़ में कोई हरकत बार बार कानों तक पहुंच रही थी। कल रात खजाने के एक भाग की चोरी, पर यह खबर किसी साधारण चोरी से कम थी, क्योंकि जो चीज चुराई गई थी वो न तो रत्न था न सोने का सिक्का। वो एक ऐसी चीज थी जिसकी हर किसी की जरूरत थी। हंसी, हाँ हंसी लेकर आया था दरबार का एक छोटा सा तमाशा। और अब लोग जानते थे कि महल के कुछ कोने सूने पड़े रहते हैं जब वहां की हंसी छीन ली जाती है। ये कहानी वैसे तो उस खास रात से शुरू होती है जब दरबार की सबसे प्रसिद्ध हंसी राजा अकबर की अचानक गायब हो गई। अकबर, जिनकी हंसी कभी कभी पूरे महल को झंकृत कर देती थी, गायब भारत की तरह गुम थी। नहीं, अकबर बिल्कुल गमगीन नहीं हुए, पर उनकी मुस्कान में वही चमक नहीं रही जो पहले होती थी। गुरु, मंत्री और मुंशी सबने अपनी अपनी जगह हंसी की कमी नोट की। खाने में मसाले जैसे फीके लगने लगे, दरबार की बहसों में तीखापन कम पड़ गया और महल की रसोई में जो गीत कभी बजते थे वो आज जैसे किसी और सुर में गूंज रहे थे। लोग बातें करने लगे कि शायद कोई शाप है, शायद महल पर बदकिस्मती साया पड़ा है। पर बीरबल ने अपनी आंखों में वही शरारत सी चमक रखते हुए कहा, जहांपनाह, शपथ लेता हूं, ये कोई शाप नहीं, ये किसी की चाल है। और उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उनका काम है चीजों को वापस लाना, चाहे वो बुदे हो, नाम हो या हंसी। बीच का दृश्य
कुछ ऐसा था कि एक छोटे से बाजार बार की तरह लग रहा था। लोग खूब बातें कर रहे थे और बीरबल दरबार की ओर नजर बनाए बैठकर सोच रहे थे कि हंसी कैसे चोरी की जा सकती है। हंसी ये तो किसी चीज की तरह छीनने लायक कैसे हुई? बीरबल ने जब पहले बार सोचा तो उन्होंने मजाक में कहा कि चोर ने कोई खास कुटिल उपाय किया होगा। शायद उसने महल के सभी फोटो बदल दिए हों या किसी ने राजा की जोक्स की किताब छीन ली हो। पर उनका दिमाग धीरे धीरे उस एक बात पर अटक गया जो किसी भी चोरी से ज्यादा दिलचस्प थी, चोर की खुद की आदतें। किसी चीज को चोरी करने वाला हमेशा अपनी कोई आदत दिखाता है, ये तो इंसानी फितरत है। बीरबल ने तय किया कि उन्हें चोर का वो छोटा सा निशान पकड़ना होगा और उस निशान का नाम था हंसी। 20 सालों की चालाकी के बाद भी किसी की हंसी पकड़ना आसान काम नहीं होता। हंसी तो जहन की वो चिंगारी है जो कभी कभी बिना वजह भी निकल आती है। एक बच्चे की उल्टी सी हंसी, किसी पुराने किस्से पर उभरती धीमी हंसी, या फिर दिल के किसी छुपे हुए कोने से निकलती खनक। पर बीरबल जानते थे हर व्यक्ति की हंसी में उसका व्यक्तित्व झलकता है। हर हंसी एक तरह का हस्ताक्षर होती है। उन्होंने दरबार के हर सदस्य की हंसी पर ध्यान दिया। कई तो नकली हंसी करेंगे पर असल हंसी अक्सर अनायास निकल जाती है, और यही बीरबल की चाल थी। चोर को ऐसे हालात में रखना जहां वो बिना सोचे समझे हंस पड़े। पहले बीरबल ने महल के वातावरण को कुछ हल्के कर दिया। उन्होंने दरबार में हर रोज छोटे छोटे नाटक कराए जो अक्सर हास्य पर आधारित होते। वे मंच पर छात्र कलाकारों को बुलाते और कहते, आज हंसी बांटी जाएगी। अकबर ने भी हाल की गंभीरता को हल्का करने के लिए उनसे कहा कि वो खुद कुछ चुटकी लेकर सुनाएंगे, पर उनकी आवाज आज भी वैसी नहीं निकली। बीरबल समझ गए कि चोर संभवत ऐसी चीज उठाकर ले गया है जो अकबर के अंदर की सहज हंसी को दबा रही थी। शायद ये महल के इतिहास की कोई पुरानी चिट्ठी थी जिस पर राजा की यादें लिखी थी, या कोई वाद्य यंत्र जिसके स्वर राजा के चेहरे पर मुस्कान लाते थे। पर बीरबल जानते थे कि अगर वे सीधे वस्तु खोजने लगेंगे तो चोर सावधान हो जाएगा, इसलिए खेल की जरूरत थी। बीरबल ने सबसे पहले एक मकरंद की बोरी की तरह चाल चलनी शुरू की। उन्होंने महल के आसपास के कबाड़ खानों और पुराने कोनों की जांच बढ़ा दी, पर असली चाल तो उनके शब्दों में थी। उन्होंने शहर के व्यंग्यकारों और पन्ने बेचने वालों को बुलाया और कहा कि वे जीत के नाम पर एक हंसी प्रतियोगिता आयोजित करें। सम्मिलित होकर हर कोई अपनी सबसे सच्ची हंसी दिखाए। ये सुनकर लोग पहले असेंबल हुए और कुछ कहते रहे कि अब किसे मिलेगा इनाम, पर बीरबल ने नजर घुमाकर कहा कि इनाम केवल वही लेगा जिसकी हंसी सबसे अनोखी और दिल से निकली होगी। सूचना महल के बादलों की तरह फैल गई। हंसी की खोज अब सार्वजनिक हो गई। प्रतियोगिता के दिन बाजार में भीड़ उमड़ी। मंच पर कवि, व्यंग्यकार, साधु और व्यापारी सब हंसते हंसते आए। हर कोई अपने तरीके से हंसी निकालता। कोई नकली हंसी में तालियां बजाता, कोई अचानक किसी दंतयंत्र को दिखाकर ठहाका लगाता। पर बीरबल की नजरें उन लोगों पर टिक गई जो हंसते समय अपने गालों को छूते थे, जो हंसते हुए आंखें बंद कर लेते थे, या फिर जो हंसी के साथ एक अलग तरह की कर्कश आवाज निकालते थे। वे जानते थे कि चोर का डर उसे अलर्ट कर देगा। पर तभी सबसे पीछे से भीड़ में से एक स्वर उठा, एक धीमी अंदरूनी हंसी जिसमें कुछ बचपना और कुछ घृणा का मिश्रण था। ये हंसी तेज नहीं थी, पर उसमें कुछ अजीब सा स्वरों का झुकाव था, जैसे कोई चुटकी सा ठहाका जिसमें पफ और खरखराहट दोनों हों। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। इसी तरह की हंसी वे पिछली रात महल के कांचों के पार सुन चुके थे, जब किसी ने चोरी करने के बाद की नासमझी पर ठहाका लगाया था। लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि अकेले इस हंसी से चोर का पता नहीं चल पाया। बीरबल ने योजना दूसरी लहर पर आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने महल के कुछ नौजवानों को चुना और उन्हें आदेश दिया कि वे स्थानीय मेलों में जाके छोटे छोटे ठहाकों के मुकाबले रखें, छोटे छोटे प्रैंक करें
ताकि जो भी चोर है वो उन प्रैंक के सामने सहजता से हंस पड़े। उनका विचार था, जो व्यक्ति चोरी करके आया है वो अनकही खुशी में शरारत करता है, उसे और भी हंसी के मौके मिलेंगे तो वो जरूर कहीं न कहीं अपना असली हस्ताक्षर छोड़ देगा। और बीरबल की बुद्धि ने इस बार बड़ी सूझबूझ दिखाई। 3 दिनों की चेष्टा के बाद एक रात को महल के पिछवाड़े में एक अजीब सी हलचल हुई। ऐसी हलचल जो किसी नर्म सी हंसी के साथ आई थी। महल के एक पुराने कोठे के पास से गुप्त रास्ता जाता था, जहां केवल कुछ ही लोग रात बिरात आते जाते थे। उस रात वहां एक चंबल जैसी परछाई दिखी। धीरे धीरे उसने एक पुराना तख्त निकाला और उस पर बैठकर उसने एक छोटी सी चिमटी निकाली और सर में ठहाका भरकर बोला, आखिरकार। उस आवाज ने बीरबल के कानों को छू लिया। वही धीमी अंदरूनी हंसी जिसमें गर्व और संतोष का मेल था। बीरबल चुपके से निकले और आंखों के मुखौटे से उन्होंने देखा एक आदमी, झुट्टा दाढ़ी, नाक पर छोटी सी निशान और हाथ में एक छोटी सी चमकीली डिबिया। उसकी हंसी ने बीरबल के कानों में संगीत बजा दिया, क्योंकि बीरबल जानते थे कि सच्ची हंसी नकल नहीं कर सकती। और ये हंसी नकल नहीं थी, ये किसी की आत्मा का झरना थी। पर बीरबल ने तुरंत ही फिदा करने की बजाय धैर्य दिखाया। उन्होंने दरबार के कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को पास बुलाया और कहा, देखो उसे, पर चिल्लाना मत। उसे ऐसा माहौल देना कि वो फिर से हंस पड़े। सिपाहियों ने उनके इशारे माने और धीरे धीरे चारों ओर छुप गए। बीरबल ने अपने पास से एक छोटी सी बीन निकाली, एक पुराने खेल की तरह जिसकी ध्वनि कुछ अजीब सी मीठी थी, और वो बीन बजाने लगे। उस धुन पर आदमी की आंखों में चकाचौंध सी आई। उसने अपनी डिबिया खोली और उसमें से एक छोटा सा खिलौना निकाला, एक मूर्ख का कठपुतली जैसा जो हंसी करता था। आदमी ने बच्चे की तरह खिलौने को झट से हंसाया और तभी वो हंसी फिर से निकली, वही हस्ताक्षरित खनक। पर इस बार वो इतनी अनायास निकली कि आसपास के लोग भी दंग रह गए। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक के साथ इशारा किया और सिपाही निकले, लेकिन अभी भी चोर ने नहीं भागा। वो हंसी में खोया हुआ था, खिलौने से अपनी हरकत कर रहा था। और उसी समय बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, भाई, क्या तुमने हमारा स्वागत करने के लिए नवाया उपहार नहीं रखा? आदमी ने चौंक कर अपने आप को संभाला और पलट कर देखा, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सिपाहियों ने उसे घेर लिया और चोर ने हंसते हुए खुद को न पकड़ाया, उसकी हंसी ने उसे पकड़ाया। चोर का नाम था मिराज। उसका चेहरा पहले से किसी नकली साहूकार जैसा दिखता था, पर उसके हाथों की सफाई, उसकी आंखों में चमक और उसकी हंसी में एक तरह की सुरक्षा थी, जैसे उसने अपनी नाकामयाबियों को हंसी से छिपा रखा हो। जब बीरबल ने उससे पूछा कि उसने क्या चुराया था, तो मिराज ने ठहाका लगाया और कहा, अरे, मैंने तो बस एक छोटी सी चीज ली थी, एक स्मृति की डिबिया। क्या बड़ा जुर्म है इसमें? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि सुनकर हर कोई ठिठक गया, क्योंकि मिराज ने जो चीज ली थी वो सिर्फ एक खिलौना या सिक्का नहीं था। वो राजा की बचपन की हंसी की तरह एक निशानी थी, जो महल की खुशियों को जगाती रही थी। मिराज ने कहा, मैंने सोचा कि अगर उन खजानों की चमक कही और दिखे तो लोग याद कर लेंगे कि हंसी कितनी आसान चीज है। पर बीरबल की आंखों ने इस सब के पीछे एक गहरा कारण देखा। मिराज सिर्फ लालच या शरारत का आदमी नहीं था, उसकी हंसी कहीं किसी खोए हुए दर्द की प्रतिक्रिया थी। बीरबल ने मिराज को न केवल पकड़ लिया, बल्कि उसने उसके साथ एक लंबी बातचीत भी की। वे उसे लेकर महल के आंगन में बैठे और पूछा, बताओ मिराज, क्या तुम्हें याद है कि पहली बार तुमने हंसी क्यों चुराई? मिराज की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं एक बार बच्चा था और मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और किसी ने भी मुझे महल की उन हंसी भरी बातों का हिस्सा बनने नहीं दिया। एक दिन मैंने देखा कि जब महल के लोग हंसते हैं तो कोई ठंडी हवा नहीं रहती, सब कुछ रोशन हो जाता है। मैंने सोचा, ये रोशनी अगर मैं ले लूं तो मुझे भी रोशनी मिलेगी। उसकी बातों में सच था।
वो हंसी थे नहीं, बल्कि वो उम्मीद थी जिसे कोई कुछ क्षणों के लिए भी चुरा लेता है ताकि अपना अंदर का अंधेरा मिटा सके। बीरबल ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, तुमने गलती की, पर तुम्हारी गलती से हमने कुछ सीखा भी है। हंसी चुराना आसान है, पर उसे वापस लाना कठिन है। और जो हंसी हम सभी के साझा है, उसे छीनना हम किसी को देना नहीं चाहिए। अकबर ने स्वयं मीराज से कहा कि उसे कड़ा दंड नहीं मिलेगा, पर उसे एक असाधारण कार्य करना होगा। वो अब महल के हर आम और गरीब आदमी के लिए हंसी के खेल आयोजित करेगा। उसने हंसी की कहानी बताने के लिए लोगों को बुलाना था, बच्चों के लिए खिलौने बनवाना था, और सबसे बड़ी बात, हर महीने महल के दरवाजे पर एक दिन वो व्यक्ति जो सबसे उदास होगा, उसे हंसाने का काम मीराज करेगा। मीराज ने अपने आंसू पोंछते हुए वादा किया। उसने कहा कि वो अब चुराए हुए खिलौनों और स्मृतियों को वापस करेगा, और जो कुछ भी उसने चोरी किया था वो लोगों में बांट देगा। पर सबसे अनमोल चीज उसने वापस की। उसने राजा की हंसी की छोटी सी आवाज वाली डिबिया को वापस रख दिया और कहा, ये अब सबका है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो सबसे बड़ी चोर था वह थी उम्मीद। तुमने उसे चुराया, पर अब उसे बांटो। समाज ने मीराज की सजा को दया और उपयोग में बदला देखा। उसकी अपनी हंसी अब उसका साधन बन गई, न कि उसके अपराध का साक्ष्य। लोगों ने उसे देखा और समझा कि हंसी कभी भी किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, वो साझा होनी चाहिए। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल पकड़ने के लिए नहीं, समझाने के लिए भी होती है। उन्होंने कहा, जिस तरह से हम चोरी का हिसाब किताब करते हैं, उसी तरह से हमें भावनाओं का भी हिसाब रखना होगा। कभी कभी एक अपराध सामाजिक अभाव की वजह से होता है, न कि केवल स्वार्थ की वजह से। और इसीलिए महल में अब हर महीने एक दिन निश्चित हुआ, हंसी दिवस, जिस दिन कोई भी व्यक्ति बिना शर्माए अपनी तकलीफ और फिर उसकी हल्की सी हंसी साझा कर सकता था। बच्चों ने मीराज के साथ खेलना शुरू किया, व्यापारी अपनी कहानियां सुनाने लगे, और अकबर की हंसी फिर धीरे धीरे लौट आई। पर अब उसकी हंसी में एक अलग मिठास थी, जो समझ की बनिस्बत अधिक करुणा से भरी थी। समय के साथ मीराज ने महल के नन्हे मुन्नों को खिलौने बनाना सीखा। उसने पुराने कबाड़ से नई चीजें गढ़ी और कठपुतलियों के माध्यम से कहानियां सुनाई। उसका नाम अब कोई चोर नहीं रहा, वो हंसी का मोची बन गया, जो हर जूतों की तरह टूटती सी हुई हंसी को सिलकर वापस लौटा देता। लोगों ने अकबर और बीरबल की तारीफ की, पर असली जीत मीराज की थी। उसने अपनी हंसी को चोरी से बहाल किया और उसे बांटना सीख लिया। बीरबल ने आखिर में कहा, हमने उस हंसी को पकड़ा नहीं, उसने खुद हमें पकड़ लिया। पर याद रखना, हंसी की चोरी करने वाला यदि वापस आकर उसे बांट दे तो वही सबसे बड़ा बदलवा है। और इस तरह महल में फिर वही आवाजें गूंजी, हंसी की हल्की सी कर्कश घुंघरिया, बच्चों की खिलखिलाहट और अकबर की गहरी हंसी, जो अब और भी व्यापक और समृद्ध हो गई थी, क्योंकि अब उसमें सिर्फ मजाक नहीं, पर सहानुभूति का स्वाद भरा था। बीरबल के चेहरे पर फिर वही शरारती मुस्कान थी, जिसे देखकर लोग समझ जाते थे कि बुद्धि जब दया से मिलती है तो कोई भी चोरी से अधिक बहुमूल्य चीज लौट सकती है। कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिसने हंसी चुराई था उसने फिर सीख लिया कि हंसी बांटने से दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है। और जब भी कोई कहता, किसने चोर को पकड़ा, तो कोई कहता, बीरबल ने। पर सही जवाब यह है, चोर को उसकी हंसी ने पकड़ा। हंसी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो हंसी न केवल आवाज थी, वो उसकी आत्मा थी, उसका बचपन, उसकी भूख थी। और जब वो वापस मिला तो महल भर गया उजालों से। पर बीरबल ने तुरंत ही फिदा करने की बजाय धैर्य दिखाया। उन्होंने दरबार के कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को पास बुलाया और कहा, देखो उसे, पर चिल्लाना मत। उसे ऐसा माहौल देना कि वो फिर से हंस पड़े। सिपाहियों ने उनके इशारे माने और धीरे धीरे चारों ओर छुप गए। बीरबल ने अपने पास से एक छोटी सी बीन निकाली। एक पुराने खेल की तरह
जिसकी ध्वनि कुछ अजीब सी मीठी थी, और वो बीन बजाने लगे। उस धुन पर आदमी की आंखों में चकाचौंध सी आई। उसने अपनी डिबिया खोली और उसमें से एक छोटा सा खिलौना निकाला, एक मूर्ख का कठपुतली जैसा जो हंसी करता था। आदमी ने बच्चे की तरह खिलौने को झट से हंसाया और तभी वो हंसी फिर से निकली, वही हस्ताक्षरित खनक। पर इस बार वो इतनी अनायास निकली कि आसपास के लोग भी दंग रह गए। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक के साथ इशारा किया और सिपाही निकले, लेकिन अभी भी चोर ने नहीं भागा। वो हंसी में खोया हुआ था, खिलौने से अपनी हरकत कर रहा था। और उसी समय बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, भाई, क्या तुमने हमारा स्वागत करने के लिए नवाया उपहार नहीं रखा? आदमी ने चौंक कर अपने आप को संभाला और पलट कर देखा, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सिपाहियों ने उसे घेर लिया और चोर ने हंसते हुए खुद को न पकड़ाया, उसकी हंसी ने उसे पकड़ाया। चोर का नाम था मिराज। उसका चेहरा पहले से किसी नकली साहूकार जैसा दिखता था, पर उसके हाथों की सफाई, उसकी आंखों में चमक और उसकी हंसी में एक तरह की सुरक्षा थी, जैसे उसने अपनी नाकामयाबियों को हंसी से छिपा रखा हो। जब बीरबल ने उससे पूछा कि उसने क्या चुराया था, तो मिराज ने ठहाका लगाया और कहा, अरे, मैंने तो बस एक छोटी सी चीज ली थी, एक स्मृति की डिबिया। क्या बड़ा जुर्म है इसमें? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि सुनकर हर कोई ठिठक गया, क्योंकि मिराज ने जो चीज ली थी वो सिर्फ एक खिलौना या सिक्का नहीं था। वो राजा की बचपन की हंसी की तरह एक निशानी थी, जो महल की खुशियों को जगाती रही थी। मिराज ने कहा, मैंने सोचा कि अगर उन खजानों की चमक कही और दिखे तो लोग याद कर लेंगे कि हंसी कितनी आसान चीज है। पर बीरबल की आंखों ने इस सब के पीछे एक गहरा कारण देखा। मिराज सिर्फ लालच या शरारत का आदमी नहीं था। उसकी हंसी कहीं किसी खोए हुए दर्द की प्रतिक्रिया थी। बीरबल ने मिराज को न केवल पकड़ लिया, बल्कि उसने उसके साथ एक लंबी बातचीत भी की। वे उसे लेकर महल के आंगन में बैठे और पूछा, बताओ मिराज, क्या तुम्हें याद है कि पहली बार तुमने हंसी क्यों चुराई? मिराज की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं एक बार बच्चा था और मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और किसी ने भी मुझे महल की उन हंसी भरी बातों का हिस्सा बनने नहीं दिया। एक दिन मैंने देखा कि जब महल के लोग हंसते हैं तो कोई ठंडी हवा नहीं रहती, सब कुछ रोशन हो जाता है। मैंने सोचा, ये रोशनी अगर मैं ले लूं तो मुझे भी रोशनी मिलेगी। उसकी बातों में सच था। वो हंसी थे नहीं, बल्कि वो उम्मीद थी, जिसे कोई कुछ क्षणों के लिए भी चुरा लेता है ताकि अपना अंदर का अंधेरा मिटा सके। बीरबल ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, तुमने गलती की, पर तुम्हारी गलती से हमने कुछ सीखा भी है। हंसी चुराना आसान है, पर उसे वापस लाना कठिन है। और जो हंसी हम सभी के साझा है, उसे छीनना हम किसी को देना नहीं चाहिए। अकबर ने स्वयं मिराज से कहा कि उसे कड़ा दंड नहीं मिलेगा, पर उसे एक असाधारण कार्य करना होगा। वो अब महल के हर आम और गरीब आदमी के लिए हंसी के खेल आयोजित करेगा। उसने हंसी की कहानी बताने के लिए लोगों को बुलाना था, बच्चों के लिए खिलौने बनवाना था, और सबसे बड़ी बात, हर महीने महल के दरवाजे पर एक दिन वो व्यक्ति जो सबसे उदास होगा, उसे हंसाने का काम मिराज करेगा। मिराज ने अपने आंसू पोंछते हुए वादा किया। उसने कहा कि वो अब चुराए हुए खिलौनों और स्मृतियों को वापस करेगा, और जो कुछ भी उसने चोरी किया था वो लोगों में बांट देगा। पर सबसे अनमोल चीज उसने वापस की। उसने राजा की हंसी की छोटी सी आवाज वाली डिबिया को वापस रख दिया और कहा, ये अब सबका है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो सबसे बड़ी चोर था वह थी उम्मीद। तुमने उसे चुराया, पर अब उसे बांटो। समाज ने मिराज की सजा को दया और उपयोग में बदला देखा। उसकी अपनी हंसी अब उसका साधन बन गई, न कि उसके अपराध का साक्ष्य। लोगों ने उसे देखा और समझा कि हंसी कभी भी किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, वो साझा होनी चाहिए। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल पकड़ने के लिए नहीं, समझाने के लिए भी होती है।
उन्होंने कहा, जिस तरह से हम चोरी का हिसाब किताब करते हैं, उसी तरह से हमें भावनाओं का भी हिसाब रखना होगा। कभी कभी एक अपराध सामाजिक अभाव की वजह से होता है, न कि केवल स्वार्थ की वजह से। और इसीलिए महल में अब हर महीने एक दिन निश्चित हुआ, हंसी दिवस, जिस दिन कोई भी व्यक्ति बिना शर्माए अपनी तकलीफ और फिर उसकी हल्की सी हंसी साझा कर सकता था। बच्चों ने मीराज के साथ खेलना शुरू किया, व्यापारी अपनी कहानियां सुनाने लगे और अकबर की हंसी फिर धीरे धीरे लौट आई। पर अब उसकी हंसी में एक अलग मिठास थी, जो समझ की बनिस्बत अधिक करुणा से भरी थी। समय के साथ मीराज ने महल के नन्हे मुन्नों को खिलौने बनाना सीखा। उसने पुराने कबाड़ से नई चीजें गढ़ी और कठपुतलियों के माध्यम से कहानियां सुनाई। उसका नाम अब कोई चोर नहीं रहा, वो हंसी का मोची बन गया, जो हर जूतों की तरह टूटती सी हुई हंसी को सिलकर वापस लौटा देता। लोगों ने अकबर और बीरबल की तारीफ की, पर असली जीत मीराज की थी। उसने अपनी हंसी को चोरी से बहाल किया और उसे बांटना सीख लिया। बीरबल ने आखिर में कहा, हमने उस हंसी को पकड़ा नहीं, उसने खुद हमें पकड़ लिया। पर याद रखना, हंसी की चोरी करने वाला यदि वापस आकर उसे बांट दे तो वही सबसे बड़ा बदलवा है। और इस तरह महल में फिर वही आवाजें गूंजी, हंसी की हल्की सी कर्कश घुंघरिया, बच्चों की खिलखिलाहट और अकबर की गहरी हंसी, जो अब और भी व्यापक और समृद्ध हो गई थी, क्योंकि अब उसमें सिर्फ मजाक नहीं पर सहानुभूति का स्वाद भरा था। बीरबल के चेहरे पर फिर वही शरारती मुस्कान थी, जिसे देखकर लोग समझ जाते थे कि बुद्धि जब दया से मिलती है तो कोई भी चोरी से अधिक बहुमूल्य चीज लौट सकती है। कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिसने हंसी चुराई था उसने फिर सीख लिया कि हंसी बांटने से दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है। और जब भी कोई कहता, किसने चोर को पकड़ा, तो कोई कहता, बीरबल ने। पर सही जवाब यह है, चोर को उसकी हंसी ने पकड़ा। हंसी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो हंसी न केवल आवाज थी, वो उसकी आत्मा थी, उसका बचपन, उसकी भूख थी। और जब वो वापस मिला तो महल भर गया उजालों से।